सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कुछ खास चीजें जो है वो यहां पर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहां पर पूछ लेते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में उपस्थित शर्करा। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है कि जो हम लोग दूध पीते हैं उसके अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है। तो दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रूट शुगर किसको कहते हैं। जो फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है, फ्रूट्स के अंदर मिलने वाली जो शुगर है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रूट शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रक्टोज। एनिमल स्टार्च, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को। एक बार फिर से देख लें, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है, लैक्टोज है। फ्रूट शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। बायोमोलिक्यूल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। और एनिमल स्टार्च जो है वो कौन सा है, दैट इज ग्लाइकोजन है। एनिमल स्टार्च कौन सा है, ग्लाइकोजन है। नेक्स्ट, शब्द प्रोटीन किसने दिया। ये जो प्रोटीन शब्द है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो सब शब्द किसने दिया था, तो प्रोटीन शब्द देने वाला जो था वो कौन था, बर्जीलियस और मल्डर। मल्डर और बर्जीलियस ने, मल्डर और बर्जीलियस ने शब्द दिया था, कौन सा, प्रोटीन शब्द दिया था। क्लियर, मल्डर एंड बर्जीलियस। अमीनो एसिड्स के बीच में पाया जाने वाला बंध, अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक अमीनो एसिड लिखता हूँ CH2COOH, ये मान लीजिए अमीनो एसिड 1 है। अब यहां पर लिखा मैंने NH2COOH, ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब तीसरा अमीनो एसिड लिखते हैं NH2COOH, राइट। तो ये कौन सा है, तीसरा अमीनो एसिड है। फिर मैंने लिखा NH2COOH, ये चौथा अमीनो एसिड है। तो आप ये तो जानते हो कि कई सारे अमीनो एसिड्स मिलकर और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये मैंने लिखा पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉली मतलब मैनी, तो पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक अमीनो एसिड का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप है ना। जैसे इसका अमीनो एसिड, राइट, ये एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक का अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप, है ना। इसका कार्बोक्सिलिक, ये यहां पर देख रहे हो ना आप, तो इस तरीके से क्या बनते जा रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं भैया, ये देख रहे हो आप, ये यहां पर ये अमीनो एसिड 1 और ये अमीनो एसिड 2, इनके बीच में यहां पर ये क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो बस इस तरीके से क्या बनते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे। तो बताओ, अमीनो एसिड्स के बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में पाए जाने वाला जो बंध है वो कौन सा है, पेप्टाइड बंध है, पेप्टाइड बंध। हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, हाँ अभी उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी आएगा, आज की क्लास में आएगा। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय, है ना। ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, टर्म प्रोटोप्लाज्म वो किसने दिया था, तो पुरकेंजी ने दिया था। कई सारे एग्जाम्स के अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाला कौन था, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द देने वाला जो था वो कौन था दोस्तों, पुरकेंजी था। नेक्स्ट, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना, मतलब जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कौन है, जीवन का भौतिक आधार। तो भौतिक आधार किसको माना गया है, जीवन के भौतिक आधार को प्रोटोप्लाज्म को माना गया है। जीवन का जो भौतिक आधार है वो कौन है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। कैसीन है, आपको सबको मालूम होना चाहिए कि कैसीन का सोर्स कौन है। तो सोर्स ऑफ कैसीन जो है वो तो क्या होता है, दूध होता है, मिल्क होता है। सोर्स ऑफ कैसीन मतलब कि मिल्क प्रोटीन जो है वो क्या है, वास्तव में कैसीन ही है। लेकिन वास्तव में कम लोग जानते होंगे कि कैसीन जो है वो एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन है। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसीन क्या है, तो कैसीन एक प्रकार का क्या है भैया, फॉस्फोप्रोटीन है, याद रखना। और कैसीन का सोर्स कौन है, मिल्क है। ठीक है,
जल्दी से अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम आज हम लोग नहीं लेंगे। लास्ट मिनट के ऊपर जो फिनिशिंग टच जो थोड़ा बहुत मुझे लगता था वो आज यहाँ पर करवा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज कितना, मतलब 95% के करीब जो सेल्यूलोज है वो जानते हो किस में पाया जाता है? कपास के अंदर पाया जाता है। सबसे ज्यादा सेल्यूलोज कंटेंट, सबसे ज्यादा जो सेल्यूलोज कंटेंट है लगभग 95% सेल्यूलोज जो है वो किस में पाया जाता है? कपास के अंदर पाया जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ स्टार्च, स्टार्च की एक आधारीय इकाई, स्टार्च की एक आधार इकाई, स्टार्च की जो इकाई है वो क्या मानी गई है? स्टार्च की इकाई है ना, आधारीय इकाई, स्टार्च की आधारीय इकाई है ना, बेस यूनिट ऑफ स्टार्च। बेस यूनिट ऑफ स्टार्च कौन है दोस्तों? ग्लूकोज है, ठीक है ना। बेस यूनिट ऑफ स्टार्च कौन है? ग्लूकोज है। संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल कौन होते हैं? जिनके अंदर की क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उनको हम लोग संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? संतृप्त वसीय अम्ल। और असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसको कहा गया है? असंतृप्त वसीय अम्ल। तो उसमें वन और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट, क्या सेल्यूलोज का पाचन मानवों में होता है? क्या सेल्यूलोज का पाचन मानवों में होता है क्या? एनीबडी ऑफ यू? सेल्यूलोज का पाचन मानवों में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता। सेल्यूलेज एंजाइम ह्यूमंस में एब्सेंट। सेल्यूलेज एंजाइम जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेल्यूलोज का पाचन मानवों में होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने वाला जो सेल्यूलेज एंजाइम होता है वो नहीं पाया जाता है। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है? ये भी कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि 20 अमीनो अम्लों में से सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन है? तो ग्लाइसिन है। सबसे सरलतम अमीनो अम्ल कौन है? ग्लाइसिन। और यदि सबसे पूछे कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन है? तो ट्रिप्टोफैन है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन है? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। और सबसे सरल कौन है? ग्लाइसिन है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन किसमें? मानव शरीर के अंदर, है ना। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? कोलेजन। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में आज की लाइव सेशन के अंदर इसको शेयर कर लिया जाए। ऑल एंजाइम्स आर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। याद रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ये याद रखना। कौन से उत्तक में वसाएं पाई जाती है? फैट्स किस टिश्यू में पाए जाते हैं? तो मैंने वो जो एक एनिमल टिश्यू वाला सेक्शन पढ़ाया था उसमें भी शायद बताया होगा कि कौन से उत्तक में वसाएं पाई जाती है। तो दोस्तों, वसाएं जो पाई जाती है वो एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है। वसाएं जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये भूलना नहीं है। कौन से उत्तक में वसाएं पाई जाती है? तो वसाएं जो होती है वो एडिपोज उत्तक के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर का मुख्य कोशिकीय ईंधन, शरीर का मुख्य कोशिकीय ईंधन, मेन सेल्यूलर फ्यूल
मेन सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी, मेन सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी, शरीर का मुख्य कोशिकीय ईंधन, शरीर का मुख्य कोशिकीय ईंधन। तो यहाँ पर गलती करके आ जाते हैं कई लोग एटीपी वगैरह और वो लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। शरीर का मुख्य कोशिकीय ईंधन मेन सेलुलर फ्यूल ऑफ बॉडी, जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, वो कौन है? ग्लूकोज है। शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है? यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो क्वेश्चन ये है कि वेयर ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड। जो ग्लाइकोजन जहां पर स्टोर होता है वो कौन सा है? एक तो यकृत में स्टोर होता है और दूसरा कहां पर होता है? पेशियों के अंदर, है ना, पेशियों के अंदर। तो दो जगह पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, राइट। ग्लाइकोजन एक तो लिवर के अंदर और दूसरा जो होता है वो मसल्स के अंदर। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी? देखो, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी कि जीव द्रव्य सिद्धांत देने वाला जो था वो कौन था? मैक्स शुल्ज था। मैक्स शुल्ज ने क्या दी थी दोस्तों? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। याद रखोगे, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स शुल्ज। क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स शुल्ज। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है तो ट्रायोज शर्करा के उदाहरण। ट्रायोज शर्करा कौन सी होती है? मतलब जिसके अंदर 3 कार्बन शुगर, 3C शुगर, 3 कार्बन शुगर होती है। ट्रायोज शुगर वो कौन कौन सी होती है? एक तो ग्लिसरल्डिहाइड होती है और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। भूलना नहीं, ट्रायोज शर्करा मतलब 3 कार्बन वाली जो शुगर होती है, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड होती है और एक कौन सी होती है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है। इरिथ्रोज क्या है? तो इरिथ्रोज इज अ 4 कार्बन शुगर, और 4 कार्बन शुगर को अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? टेट्रोज कहते हैं। 4 कार्बन शुगर को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज टेट्रोज। ठीक है। टेट्रोज, एरिथ्रोज क्या है? 4 कार्बन शुगर है। 3 कार्बन शुगर कौन से? 3 कार्बन शुगर कौन है? तो ग्लिसरल्डिहाइड है। फ्रक्टोज इज एल्डोज और कीटोज। फ्रक्टोज जो है वो एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है? एक चीज याद रखना, ज्यादातर शुगर जो है वो एल्डोज है ना। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो वो एल्डोज, और जिसके अंदर कीटोन ग्रुप हो वो कौन होता है? कीटोज। तो फ्रक्टोज इज एल्डोज और कीटोज। तो फ्रक्टोज एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसी? कीटोज है, भूलना मत। बाकी अधिकांश शर्कराएं एल्डोजेस होती है। अधिकांश शर्कराएं एल्डोजेस होती है। मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है? दोस्तों एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो फ्रक्टोज शुगर जो है वो कैसी है भाई? कीटोज है, भूलना मत। फ्रक्टोज कैसी? कीटोज। हाँ, ये मैंने लिख दिया है, क्लियर कर दिया है। बाकी अधिकांश शर्कराएं जो होती है वो एल्डोजेस होती है। नेक्स्ट, ओलिगोसैकराइड्स में कितनी मोनोसैकराइड शर्कराएं होती है? ओलिगो का मतलब समझते हो क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सैकराइड का मतलब होता है शुगर, है ना। तो ओलिगोसैकराइड में कितनी मोनोसैकराइड शर्कराएं होती है? तो अप टू 10, मतलब 2 से लेकर 10 तक, मिनिमम 2 ओलिगोसैकराइड के अंदर कितनी होती है? मोनोसैकराइड शर्कराएं कितनी होती है? मिनिमम 2 होती है, और अधिकतम कितनी होती है? 10 होती है। 10 से ऊपर जो शर्कराएं होगी तो उसको फिर हम लोग पॉलीसैकराइड की श्रेणी में लेंगे। रेफिनोज है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। ट्राइसैकराइड है। रेफिनोज कैसा है? ट्राइसैकराइड है। ट्राइसैकराइड का मतलब क्या होता है? 3 शुगर से मिलकर बना है। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, भूलना मत। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू रेफिनोज। और रेफिनोज कैसी होगी? क्योंकि 3 शर्कराओं से बनी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज इसको हम लोग ट्राइसैकराइड कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइसैकराइड। तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब आ जाते हैं सबसे मुख्य जंतु स्टीरॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जंतु स्टीरॉइड कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जंतु स्टीरॉइड जो है वो कौन सा है दोस्तों? ये सुलेखा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कोलेस्ट्रॉल। सबसे मुख्य जंतु स्टीरॉइड जो है वो कौन है? कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के उदाहरण देखो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, यानी कि द्वितीयक मेटाबोलाइट जो है वो कौन कौन से हैं? मैंने सारे ही लिख दिए यहाँ। एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, गोंद, स्पाइसेस, सेंट्स, कलर पिगमेंट्स, रबर, फ्लेविनोइड्स और एल्कोलॉइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट के ऊपर और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, गम्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, सेंट्स होते हैं, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, रबर होती है,
फ्लेविनॉइड्स होते हैं और एल्केनॉइड्स होते हैं, ठीक है। लेक्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट का उदाहरण है। एक लेक्टिन जो है, लेक्टिन जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका उदाहरण क्या हो सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत खास, है ना। प्रश्न पूछे गए, लगातार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लेक्टिन जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेक्टिन जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका उदाहरण क्या है? कॉनकेनावेलिन, है ना। कौन सा है? कॉनकेनावेलिन ए, कॉनकेनावेलिन ए जो है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट लेक्टिन का उदाहरण है। भूलना मत, फिर मत कहना कि सर ने कहा नहीं था। लेक्टिन जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका एग्जाम्पल क्या है? कॉनकेनावेलिन ए, ठीक है। ड्रग जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ड्रग्स जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, राइट, उसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, याद रखोगे, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। तो ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स का उदाहरण, राइट, ड्रग एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका उदाहरण क्या है? विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। हाँ, विनब्लास्टिन वगैरह एंटी कैंसर वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक्सिन्स का उदाहरण, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिन्स भी होते हैं, राइट, विषैले होते हैं, जैसे कि एब्रिन और रिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एब्रिन और रिसिन, एब्रिन और रिसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज आपके साथ में ये चीज शेयर की है। तो टॉक्सिन्स जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, उनका जो उदाहरण है वो कौन सा है? एब्रिन है और रिसिन है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अभी मैंने कुछ ही देर पहले अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात की थी, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, प्राथमिक मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, जैसे कि शुगर है, जैसे कि अमीनो एसिड्स है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, है ना, नाइट्रोजन बेसेस हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन से हैं? शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, और कैसे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स है। क्लियर? काइटिन क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि फंगस की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर काइटिन होता है, फंगस की सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, और काइटिन केमिकली क्या है? तो ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमीन का रेखीय बहुलक है। क्या है भाई ये? दैट इज, क्या कहा मैंने? दैट इज ये काइटिन जो है वो एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमीन का एक लीनियर पॉलीमर है, रेखीय बहुलक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो तैयार रहना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट, इन्यूलिन क्या होता है? तो इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज इकाइयों का बना एक रेखीय बहुलक है। इट इज लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज यूनिट्स, लीनियर पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यूनिट्स, ठीक है। फ्रक्टोज इकाइयों का, फ्रक्टोज इकाइयों का क्या है भाई? ये रेखीय बहुलक है। होमोपॉलीसेक्राइड के उदाहरण, होमो मतलब क्या होता है? सेम, होमो मतलब सेम, पॉली मतलब मेनी, और सेक्राइड मतलब शुगर। तो होमोपॉलीसेक्राइड क्या होंगे? जो बहुत सारी सिमिलर शुगर से मिलकर बने होते हैं, जो बहुत सारी सिमिलर शुगर से मिलकर बने होते हैं उसको होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, है ना, ये सेम शुगर से मिलकर बने। तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये सब ग्लूकोज इकाइयों के बने, ये सब किसके बने? ग्लूकोज इकाइयों के बने। तो सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो होमोपॉलीसेक्राइड है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्च में कितने प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, स्टार्च में कितने प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो स्टार्च के अंदर दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना, याद रखोगे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, भूलना मत। स्टार्च में कितने प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो स्टार्च में दोस्तों दो प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक एमाइलोज होती है और दूसरी कौन सी होती है? एमाइलोपेक्टिन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला आ जाते हैं, हेटेरो पॉलीसेक्राइड है। अब हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, सेक्राइड मतलब क्या होती है? शुगर। तो हेटेरो पॉलीसेक्राइड के उदाहरण क्या क्या है? तो दोस्तों हेटेरो पॉलीसेक्राइड के जो उदाहरण है वो एक तो हाइलुरोनिक एसिड है, एक हेपेरिन है, एक पेक्टिन है, एक हेमिसेलुलोज है ना। तो ये जितने भी जो है ये वाले, राइट, हाइलोयूरोनिक एसिड, हाइलोयूरोनिक एसिड, हेपेरिन, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज, सारे के सारे कैसे हैं?
हेट्रोपॉलीसेकेराइड है मतलब दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शुगर्स। ये किसके बने होते हैं? डिफरेंट शुगर्स के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शुगर्स। व्यस्त मानव हीमोग्लोबिन की संरचना, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्राइमरी प्रोटीन्स की जो संरचना होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वयस्क मानव की जो हीमोग्लोबिन होती है दोस्तों, वो एक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, भूलना मत, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। ये सांस सोनम टेट्रा कह रहे हो, ठीक है ना, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। लेसिथिन क्या है? तो लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेसिथिन क्या है? तो लेसिथिन एक प्रकार का क्या है भैया? फॉस्फोलिपिड है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइबोजाइम। देखो हमने अभी जस्ट कहा था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब सभी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं होती है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आरएनए के बने होते हैं, है ना। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि आरएनए के बने होते हैं अपवाद स्वरूप। तो आरएनए एंजाइम कौन है? राइबोजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं राइबोजाइम। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, राइबोजाइम क्या है? तो आरएनए एंजाइम है। एपो एंजाइम क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। क्या है ये एपो एंजाइम? क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। आपने सुना होगा होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, तो एक तो क्या है, एक तो कौन सा होता है? दैट इज कोफैक्टर। एक तो कोफैक्टर होता है और एक कौन सा होता है? प्रोटीन पार्ट होता है ना। तो एपो एंजाइम जो होता है वो अपना को क्या है? दैट इज एपो एंजाइम और कोफैक्टर। तो ये कौन सा है अपना? ये यहाँ पर एक प्रोटीन पार्ट है ये। दिस इज व्हाट? द प्रोटीन पार्ट। एक प्रोटीन पार्ट होता है दोस्तों और एक क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या कहा? एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट, ये दोस्तों यहां पर एक मिस्टेक हो गई थी। एपो एंजाइम कौन सा है? दैट इज नॉन प्रोटीन। तो ये कौन सा हो गया? नॉन प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन पार्ट। ये तो प्रोटीन पार्ट, राइट। और ये कौन सा है? ये प्रोटीन पार्ट। और ये कौन सा होता है दोस्तों? नॉन प्रोटीन पार्ट, राइट। और नॉन प्रोटीन पार्ट में तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि कोएंजाइम आते हैं, है ना। जैसे कि कोएंजाइम है, राइट। और प्रोस्टेटिक ग्रुप है, प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, ये सब कुछ आते हैं। क्लियर है? तो एपो एंजाइम क्या है दोस्तों? प्रोटीन पार्ट। तो होलो एंजाइम क्या हो गया? होलो एंजाइम के अंदर दो चीजें होती है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन है? कोफैक्टर है। प्रोटीन पार्ट कौन है? एपो एंजाइम है। तो प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इज इक्वल टू होलो एंजाइम। तो पूरा संपूर्ण एंजाइम जो होता है, संपूर्ण एंजाइम, उस संपूर्ण एंजाइम को अपने क्या कह देते हैं? संपूर्ण एंजाइम जो है वो क्या है अपना? होलो एंजाइम है। संपूर्ण भाग जो है वो क्या है? दैट इज होलो एंजाइम। क्लियर है? तो ये याद रखना, एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट। को फैक्टर कौन है? नॉन प्रोटीन पार्ट। इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? जैसे प्रोस्टेटिक ग्रुप, तो ये तो सब नॉन प्रोटीन पार्ट हुए ना, प्रोस्टेटिक ग्रुप। इसी तरीके से कोएंजाइम, कोएंजाइम एक और चीज आती है मेटल आयन, है ना, मेटल आयन। तो ये तो सब कैसे हो गए दोस्तों? नॉन प्रोटीन पार्ट, राइट। और एपो एंजाइम जो है वो अपना क्या हो गया? दैट इज प्रोटीन पार्ट। दोनों मिलाकर क्या हो गया? कंप्लीट एंजाइम। नेक्स्ट एनएडी क्या है? तो एनएडी, एनएडी का फुल जानते हो? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन, एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। और ये एक सह एंजाइम की तरह काम करता है, राइट। सह एंजाइम या को एंजाइम की तरह क्या करता है? काम करता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज नॉन एज व्हाट? को एंजाइम। या देयर इज, यस, आवाज आ रही है आप लोगों को?
आर यू एबल टू हियर मी? ओके, नाउ सो NAD क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो ये कैसा है? कोएंजाइम है। अब फेदर, ये जो पर होते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं, और जो सिल्क होता है ना, दैट इज सिल्क, क्लियर। तो जो सिल्क होता है, राइट, ये जो सिल्क होता है, सिल्क और फेदर, ये क्या है बेसिकली? दीज आर व्हाट? प्रोटीन्स। फेदर और पक्षियों के जो पर होते हैं, राइट, और जो सिल्क होता है, वो दोनों ही क्या है? प्रोटीन है, दोनों ही प्रोटीन है। को फैक्टर क्या है? अभी जो अपना नॉन प्रोटीन पार्ट था, अभी अपना जो नॉन प्रोटीन पार्ट था, मैंने क्या कहा था? जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? को फैक्टर होता है। और उस को फैक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जैसे कि प्रोस्टेटिक समूह आता है, प्रोस्टेटिक समूह के अलावा और क्या आते हैं? कोएंजाइम, और क्या आते हैं? मेटल आयंस आते हैं, क्लियर है? याद रखोगे क्या क्या है भाई कोफैक्टर में? कोफैक्टर में कौन कौन आते हैं? प्रोस्टेटिक समूह आता है, कोएंजाइम आता है, और मेटल आयंस आते हैं। विटामिन एक्टेस, ये जितने भी विटामिन हैं वो कैसे एक्ट करते हैं दोस्तों? जितने भी विटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। विटामिन एक्टेस कोएंजाइम, जैसे NAD वगैरह है, तो वो NAD वगैरह जो है वो कोएंजाइम की तरह ही तो एक्ट कर रहे हैं, राइट। कैसे एक्ट कर रहे हैं? कोएंजाइम की तरह। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, और कौन से होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने वही क्वेश्चन एड अप किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे। प्रोटीन्स की टर्शरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन्स की टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? तो वेरियस बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, राइट। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन एंड सिल्क फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन एंड सिल्क फाइबर, स्ट्रक्चर ऑफ केराटिन एंड सिल्क फाइबर मतलब क्वेश्चन ये है कि ये प्रोटीन है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, या क्वाटरनरी होता है? तो केराटिन का और सिल्क फाइबर का, केराटिन और सिल्क फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भैया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये तो आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हो कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स कौन होते हैं? DNA और RNA। तो इनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, DNA और RNA जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और आप सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड, अब यहां पर भी गलती कर देते हैं लोग, क्योंकि वहां पर आपको वो जानबूझ के आप लोगों को ATP भी देगा, लेकिन वहां पर आप गलती कर जाते हैं। वो पूछ रहा है रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किससे मिलती है? तो फैट से मिलती है ना। फैट्स प्रोवाइड डबल द एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। 9.4, यस 9.4 किलो कैलोरी, 9.4 किलो कैलोरी। तो लगभग हम यूं कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट से क्या देती है? डबल ऊर्जा देती है ना। लेकिन फिर भी फैट को लोग खाना पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि भले ही वो हाई एनर्जी तो देती है, लेकिन बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड कौन है? फैट है। DNA एसिड है, राइट। इसका कारण क्या है? DNA एसिड है, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो DNA एसिड है, उसका मूल कारण क्या है? कि उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड की क्या है? उपस्थिति है। उसके अंदर कौन होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड समझते हो क्या होता है? H3PO4, H3PO4। इसीलिए तो DNA क्या है? एसिडिक है। DNA एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि भाई ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कम करता है? याद रखना, क्वेश्चन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कम करता है? तो याद रखो, जितने भी ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम कैटेलाइज्ड होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम कैटेलाइज्ड होते हैं, उन रिएक्शंस को हमेशा कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करने का जो काम है वो कौन करते हैं? एंजाइम्स। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कम करते हैं? और लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी किसका काम है? एंजाइम का काम है। इसीलिए तो एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी भी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, ठीक है ना। मतलब यूं समझ लो जैसे कि जंगल की आग कैसे लगती है? तो सिंगल चिंगारी से, ठीक है। तो
वैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जो काम है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जो काम है वो किसका है, दैट इज एंजाइम का है। ये बात याद रखना, ठीक है। सो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक प्रारूपिक वसा अणु किसका बना होता है? एक प्रारूपिक मतलब एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल, एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है दोस्तों किसका बना होता है? तो एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्लिसरॉल का और 3 वसीय अम्लों का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। याद रखोगे, क्या कहेंगे? 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड से मिलकर एक टिपिकल मॉलिक्यूल जो होता है वो बना होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स तो 20 होते हैं। अभी हमने कहा था कि सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है, सिंपलेस्ट कौन सा होता है, तो ग्लाइसिन। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन होता है, तो ट्रिप्टोफैन। और एसिडिक अमीनो एसिड कौन होता है, तो ग्लूटामिक एसिड। तभी इसके आगे जो है वो हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एसिड लगा रखा है। तभी क्या लगा रखा है, एसिड लगा रखा है। तो ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, ग्लूटामिक एसिड है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो टाइरोसिन होता है, 20 में से टाइरोसिन, फिनाइल एलिनिन और ट्रिप्टोफैन। याद रखना ये कैसे हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। वापस से बोल रहा हूँ, टाइरोसिन, टाइरोसिन, फिनाइल एलिनिन, टाइरोसिन, फिनाइल एलिनिन और ट्रिप्टोफैन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में भी रिसेंटली पूछा गया था कि ग्लूट टी प्रोटीन का कार्य क्या होता है। ग्लूट टी प्रोटीन सुना है क्या आप में से किसी ने? आप में से किसी ने ग्लूट टी के बारे में सुना है क्या? ग्लूट टी जो होता है, ग्लूट टी प्रोटीन का कार्य, तो ये वास्तव में ग्लूकोज के परिवहन का नियमन करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, है ना। इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, राइट। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ग्लूट टी प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं, शायद नहीं सुना होगा, ठीक है। नाउ एक पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड किससे लिंक्ड रहते हैं? एक पॉलीसेक्राइड में, मतलब पॉलीसेक्राइड बहुत सारी मोनोसेक्राइड शुगर से मिलकर बनता है। एक पॉलीसेक्राइड जो होता है वो बहुत सारी मोनोसेक्राइड से मिलकर बनना होता है। तो एक पॉलीसेक्राइड के अंदर मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो किससे लिंक्ड रहते हैं? तो मोनोसेक्राइड जो रहते हैं वो लिंक्ड रहते हैं स्पेशल बॉन्ड से, और वो कौन से हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो कौन से हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। डिहाइड्रेशन द्वारा कौन से बंध बनते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आपने देखा होगा कि कई जगह पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और उसमें वाटर जो है वो बाहर निकलता है मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन के द्वारा कौन से बंध बनते हैं? तो 3 प्रकार के बंध बन सकते हैं डिहाइड्रेशन से। एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बंध, है ना। क्या कहा मैंने? डिहाइड्रेशन वगैरह होने से कौन कौन से बंध बनते हैं? तो एक तो ग्लाइकोसाइडिक बंध है, ठीक है ना। हाँ, ये ग्लाइकोसाइडिक अल्फा 1,4 लिंकेज वगैरह जो आप लोग पढ़ते हो, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड, और कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी ध्यान रखना, राइट। और ग्लाइकोजन किसका होमोपॉलीमर है? ग्लाइकोजन किसका होमोपॉलीमर है? तो होमोपॉलीमर मतलब एक ही समान शुगर से मिलकर बने होंगे। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज इकाइयों का क्या है? एक होमोपॉलीमर है। ये ग्लूकोज इकाइयों का एक होमोपॉलीमर है, ग्लूकोज इकाइयों का होमोपॉलीमर है, ठीक है। तो ये कुछ अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, लगभग कोई हम लोगों ने 60 क्वेश्चन, मैंने लगभग 60-65 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन बायोमोलिक्यूल्स। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, इनको भी लास्ट मोमेंट के ऊपर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है।